नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। यूपी पुलिस, जिसे आप दबंग पुलिस भी कह सकते हैं, अपनी दबंगई के रोज नए किस्से गढ़ती रहती है, रोज नए कारनामे करती है। लोगों की मदद करने की तो आप इनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। हाँ, खुद अब इसको मदद की दरकार है। यहाँ के हवलदार दरोगा की हर कदम पर अब सांस फूलती है। बेतरतीब वर्दी और बेढंगी चाल साफ बता रही है कि यूपी की पुलिस कितनी फिट है। फिटनेस टेस्ट के नाम पर गश खाकर गिरना यूपी पुलिस की फिटनेस पर एक सवाल खड़ा करता है। फिर भी बड़े गर्व से ये अपने आप को मित्र पुलिस कहती है और यूपी अपराध पर लगाम लगाने का दम भरती है। ये मुद्दा जुड़ा है हमारी और आपकी सुरक्षा से। यही है हमारा आज का मुद्दा। बिजनौर में डीजीपी के आदेश पर पुलिस लाइन में दंगा निरोधक रिहर्सल का आयोजन किया गया ताकि त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अभी से फिट हो जाए। लेकिन इस रिहर्सल में कुछ पुलिसकर्मी पूरी तरह से फेल हो गए। वो इस पुलिस परेड में कुछ मीटर दौड़ तक नहीं पाए। त्योहारों के मद्देनजर पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी किया गया है और डीजीपी के आदेश के मुताबिक आज सभी पुलिस मुख्यालयों में क्राइम से निपटने के लिए रिहर्सल किया गया। लेकिन डीजीपी साहब की इस रिहर्सल में कुछ ऐसे वर्दी वाले भी नजर आए जो दौड़ना तो दूर सही से चल भी नहीं पा रहे थे। एक तरफ जहां इस रिहर्सल में कुछ पुलिस कर्मी तो दौड़ भाग रहे हैं, तो कुछ पुलिस वालों की हालत काफी खराब हो गई। उन्हें ग्राउंड छोड़कर भाग जाना पड़ा। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिस वाले अपने पैरों पर सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, वो खूंखार अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे। सभी लोगों को शलक फायरिंग का अभ्यास कराया गया, शलक फायरिंग के बारे में बताया गया। खासकर हम लोग रोज़ रूबरू होते हैं ऐसी चीज़ों से, तो जो अनलॉफुल असेंबली है, विधि विरुद्ध जमाव होता है, उसमें कैसे हम किस तरह से बर्ताव करेंगे, हमारे पास क्या क्या उपकरण हैं, किस तरह से हम उनका इस्तेमाल करेंगे, कैसे वो फैटल ना हो, कैसे कम से कम जान जोखिम में डाल के कम से कम लोगों की जान ले करके और कैसे हम शांति व्यवस्था कायम करें, इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी गई हैं और कुछ चीज़ें रह गई जिनको अभी हम ब्रीफ करेंगे। सूबे के डीजीपी अपने बाशिंदों को दंगों से निपटने के लिए कसरत करा रहे हैं, लेकिन ये क्या, उनके कुछ बाशिंदे तो मैदान में पीछे ही रह गए। ये कैसे दंगों को रोक सकेंगे जो खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ये अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकते तो जनता की सुरक्षा क्या खाक करेंगे। आखिर कैसे लगेगा क्राइम पर लगाम जब पुलिस होगी इतनी बलवान। एक तरफ जहां हर तरफ क्राइम से निपटने की जगह जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं कुछ वर्दी वाले इस ट्रेनिंग में पीछे ही रह गए। जब ये पुलिस वाले ट्रेनिंग के मैदान में ही ढेर हो गए, तो जंग के मैदान में इनका क्या हाल होगा, इसकी तस्वीर आपके सामने है। बिजनौर से जहीर अहमद, के न्यूज। तो ये तस्वीर है यूपी की पुलिस की। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ लखनऊ से आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव अजय त्रिपाठी जी जुड़े हैं, बीजेपी से डॉक्टर दिवाकर मिश्र और कांग्रेस से मदन मोहन शुक्ला जी जुड़े हैं। उस पूरी चर्चा को दिशा देने के लिए के न्यूज संपादक अभिरंजन कुमार जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी, आप ही की ओर रुख करते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 50,000 दरोगा के पद यूपी में हैं और उनमें से सिर्फ 8,000, ये मान लीजिए 9,000 के करीब पद ही भरे गए हैं। यानी 1 लाख लोग में आप मानिए 74 पुलिसकर्मी हैं। 1 लाख लोगों की सुरक्षा 74 पुलिसकर्मियों के हवाले है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इतने बिजी, मतलब इतना ज़्यादा काम का लोड है पुलिस वालों पर कि हम इनकी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। अजय त्रिपाठी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी का। डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, सवाल मेरा वही है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें राज्य सरकार की यहाँ पर ये बन जाती है कि अगर जो काम का बोझ है वो पुलिस वालों पर कम करा जाए तो उन पर हम उनकी फिटनेस पर भी ध्यान रख सकते हैं और उन पर हम उनके चुस्त दुरुस्त होने पर भी ध्यान रख सकते हैं। अब आ रही है। बात जो है काम के बोझ की नहीं है, जी। बात है एफिशिएंसी की। जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर है, तो बेबाक टिप्पणी यदि मैं करूं तो पुलिस जो है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में सक्षम नहीं है। ये तो केवल बिजनौर की तस्वीर आपने दिखाई। जी अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की एफिशिएंसी पुलिस की देखनी हो तो आप थाने में चले जाइए। जैसे अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है तो पुलिस वाले दुकानें जो है लगवा रहे हैं। कहाँ कौन दुकान लगाएगा इसका निर्णय जो है थाने की पुलिस करती है, सिपाही करते हैं और उनसे लंबी उगाही की जाती है। ये जो एफिशिएंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की कमी आई है, इसके लिए जो प्रदेश की सरकारें हैं, विशेष रूप से 2002 में और 2007 में और 2012 में, यानी जो इस समय सरकार चल रही है, जी ये तीनों की तीनों सरकारें जिम्मेदार हैं। जिस तरह से प्रदेश की 20 करोड़ लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के पास होनी चाहिए, लेकिन इनकी नियुक्तियों में भारी घपला होता है। जो मानक है, मानकों को तोड़कर जो भी सरकार इन दिनों में रही 2002 से लेकर के आज तक, अभी भी सिपाही और दरोगा की भर्ती हो रही है। जी तो सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके नाते रिश्तेदार इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे कितने लोगों की भर्ती जो है सिपाही दरोगा के रूप में हो जाए। जी एफिशिएंसी का ध्यान नहीं रखते हैं और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगतती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईमानदार शासन होगा तो ईमानदार प्रशासन होगा, चलिए। एफिशिएंट शासन होगा हाँ। तो एफिशिएंट प्रशासन चलिए, होगा। मदन मोहन शुक्ला जैसा जी। शासन होगा वैसा ही प्रशासन चलिए, होगा। मदन मोहन ये शुक्ला मेरा जी, कहना है। ये जो हमने आपको तस्वीर दिखाई यूपी पुलिस की, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन अधिकारियों को जिन्होंने इस एफिशिएंसी के परेड कराई, टेस्ट किया कि उन्होंने देखें कि कैसे कौन क्या काम कर सकते हैं, जी। रिहर्सल कराया। अब सवाल ये उठता है कि रिहर्सल में जैसे हम भर्ती में टेस्ट करते हैं और कुछ सेकंड से अगर दौड़ पीछे रह जाता है तो उसको हम हटा देते हैं, नौकरी नहीं पाता है। कुछ सीना अगर कम रह जाता है फिटनेस में तो उसको हटा देते हैं। जी उसी प्रकार से अधिकारियों को चाहिए कि अगर ये उन्होंने आकलन किया है तो जो लोग इसमें फिटनेस में ठीक नहीं हैं उनके खिलाफ, अगर उनका रिकॉर्ड देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिससे को फिट रह सके। क्या कारण है कि सेना, पुलिस का काम तो रोज पड़ता है जनता से, सेना में बहुत कम काम पड़ता है युद्ध का, लेकिन सेना में किसी की तोंद नहीं दिखाई पड़ती। तो कम से कम एक लेना चाहिए कि कैसे हमारे जवान जो हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जी क्यों ये फिटनेस इनकी नहीं है, और अगर इसमें शीर्ष से शुरू करना चाहिए जिससे नीचे अपने आप संदेश जाए। ऊपर का बड़ा अधिकारी अगर फिटनेस में ठीक नहीं, अगर वहाँ संदेश जाएगा नीचे अपने आप ठीक हो जाएंगे। नीचे कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर नौकरी से हम 0.01% में उसको नहीं लेते हैं तो अगर हमारे यहाँ पर जिम्मेदार लोग अगर इस तरह के फिट नहीं होंगे तो उनके खिलाफ उनको फिट रखने के लिए, इस फोर्स को एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए करना चाहिए जिससे कि संदेश जाए। जी मदन मोहन शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे सिपाही से आप दरोगा बनने की प्रक्रिया में 10 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक होती है, 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ की जाती है। वहीं महिला पुलिसकर्मियों के लिए ये होता है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसकी दूरी 45 मिनट में तय की जाती है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया के दौरान होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार अगर समय समय पर फिजिकल टेस्ट होता रहे तो ये जो तस्वीर हमारे सामने अभी आई है ये नहीं आती। फिलहाल मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब वहाँ पर आप टेस्ट लेते हैं, समय समय जो टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में जो लोग फिट नहीं हैं तो उनके खिलाफ कोई संदेश दीजिए, कार्रवाई हो, जिससे कि आगे लोग फिट रहने का प्रयास करें। जी। और पुलिस का काम ये है कि थाने पे
अगर अपराधी वहाँ उस इलाके में भय खाए जी। और शरीफ आदमी थाने में जाने के लिए उसको उत्साह मिले कि हाँ ये है, इसको उल्टा हो रहा है। शरीफ आदमी भयभीत थाने में जाने से अपराधी खूब घूम रहा चलिए, है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से, प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप? मैडम, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अमिताभ सर को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं डिप्टी एसपी हूँ 2008 बैच का जी। ये दिवाकर मिश्रा जी से मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूँ। दिवाकर मिश्रा जी से मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके पुलिस विभाग पे ऐसे आरोप न लगाएं। जी। स्वास्थ्य विभाग देख ले, उसमें हजारों रुपए करोड़ों के घोटाले हुए, पूंजी में हुए। एक 50 साल के 55 साल के पुलिस कर्मी को, जिसको हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज का मरीज है, उसको आप दिखा के ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पुलिस नकारा है। हम समाज जैसा समाज होता है, समाज अगर बूढ़ा, पुलिस भी बूढ़ी हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखा जाए, केवल पुलिस को दोषारोपण न किया जाए। दिवाकर मिश्रा जी, आप एक बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपसे निवेदन है मेरा, जैसा समाज होती वैसा पुलिस होती। पहले समाज में भी सुधार करिए। हमारी एक पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी करता है, रेगुलेशन में हमारे उल्लेख है, तो आप उससे कितनी उम्मीद करते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि पुलिस की जो आज स्थिति, जो तस्वीर हम सामने रख रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जी। जो पूरे प्रदेश में फिटनेस टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। के न्यूज़ चैनल ने फिटनेस पे डिबेट कराई, के न्यूज़ चैनल का भी हम स्वागत करते हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों से ये हम अनुरोध भी करना चाहते हैं कि जिस तरीके से फिटनेस टेस्ट आज त्योहारों को देखते हुए किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने अभी पहले कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो पुलिसकर्मी हमारे जवान भर्ती होते हैं, उनको 10 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। जो हमारे महिला पुरुषकर्मी जवान इसमें भर्ती होती हैं, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है। ये प्रक्रिया साल में एक बार निरंतर चलाए रखने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस का जो काम है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। जवान का जो काम है, पुलिस का जो काम है, वो सदैव जमीन पे काम है। जब तक जमीन पे वर्क नहीं दिखेगा, फिटनेस नहीं ठीक रहेगी, जब तक दौड़ भाग का सिस्टम नहीं ठीक होगा, जब तक हमारे पुलिस के जवान फुर्तेले अंदाज में नहीं होंगे, तेजी से गुंडे और माफियाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अजय जी, जो आप बता रहे हैं वो हम भी यही चीज मान रहे हैं कि ये समय समय पर होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये था कि ये जो अभी तस्वीर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, पहले उनसे बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से अर्जुन जी। अर्जुन, बताइए, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? जी हेलो जी अर्जुन जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम धीमी कर दीजिए और फिर बातचीत कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुलिस के बारे में जो कमेंट चल रहे हैं इस प्रकार के, उसमें जी ऐसा है कि न तो जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे होते हैं, उसमें 12 से ऊपर तक का समय होता है। 12 घंटे तो कंपलसरी है ही, और जब भी जरूरत पड़ती है तो उससे ऊपर तैयार रहना पड़ता है हमें। 24 घंटे तक तैयार रहना पड़ता है। तो उस समय कब और किस समय मतलब हम फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, क्या करें? मतलब यानी कोई इस प्रकार का नियम नहीं है कि कब ड्यूटी है, कब ड्यूटी का समय शुरू होता है, कब खत्म होता है, इस प्रकार कहीं कुछ नहीं है। बस हर समय तैयार रहना पड़ता है। 12 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाए, कहीं दंगे हो रहे हैं या कहीं और कोई मैटर हो जाता है, तो वहाँ पे हमें पता नहीं 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, पता नहीं चलता कितना समय रहें। अब आर्मी वालों की से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके पास में खुद के फिट रहने के अलावा और कोई काम नहीं है। या पुलिस के पास इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी टेंशन होती है कि आपको आप बता नहीं सकते कि समय नहीं मिल पाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिवाकर जी, अभी आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, हमने लोगों की जो यहाँ पे हमारा पैनल चुना है, उनकी भी बात सुनी। जो हमारे साथ कॉलर्स आ रहे हैं, हम उनकी भी बात सुन रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्यों नहीं बार बार फिजिकल टेस्ट होते हैं, क्यों नहीं फिजिकल एक्सरसाइज पुलिस वालों की होती है, क्यों जब एक लंबे अंतराल के बाद फिजिकल टेस्ट होता है तो ज़्यादातर पुलिसकर्मी उसमें फेल हो जाते हैं? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूँगा जी। एक तो जैसा मैं समझता हूँ कि कम ऐसे डिबेट होते हैं जिसमें सभी पैनलिस्ट एक ही बात कहते हैं, एक बात पे सहमत होते हैं, और राजनीतिक या आइडियोलॉजिकल
डिफरेंसेस को अलग करके एक ही तथ्य पर जोर देते हैं, प्रकाश डालते हैं। जी। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि पुलिस में फिटनेस होनी चाहिए, बहुत उम्दा फिटनेस होनी चाहिए। वह एक पहलू है। दूसरा पहलू जैसा आपने कहा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है कि पुलिस में अगर फिटनेस नहीं है तो उसके लिए अगर पहली और संभवतः अंतिम जिम्मेदारी जो है कि हम लोगों की है एज प्रोफेशनल बॉडी, जो हम लोग सीनियर ऑफिशियल्स है या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। मैं समझता हूँ जाहिर सी बात है कि अगर एक या एक से अधिक ऐसे लोग दिख रहे हैं हमें, तो उसकी पहली और अंतिम जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम इस प्रोफेशनल फोर्स के मुखिया हैं या फिर हम इस प्रोफेशनल फोर्स का हिस्सा हैं। हम सभी मिलकर एक प्रोफेशनल बॉडी बनाते हैं जो पुलिस बॉडी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि उसके कारणों में जाने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपका उद्देश्य मात्र यह नहीं है कि किसी की निंदा की जाए, प्रशंसा की जाए, बल्कि एक सम्यक उसका विश्लेषण किया जाए। तो मेरे ख्याल से इस विश्लेषण का एक अनिवार्य अंग ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और उसके कुछ जो पुलिस की तरफ से मजबूरियां हैं या पुलिस के अंदर देखने की जो जरूरत है उसकी भी आवश्यकता है। एक तो पुलिस में अवगुण दुर्गुण है, वो तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन जो पुलिस की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, पुलिस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वह भी एक, या पुलिस में मैन पावर की कमी है जैसा आपने स्वयं इंगित किया, कितने दरोगाओं की ज़रूरत है, इतने सिपाहियों की ज़रूरत है, नहीं है, संख्या बल काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि एक पहलू यह भी है कि जो संख्या बल की कमी का सीधा असर होता है कि उन्हें लंबी ड्यूटी के लिए तैनाती। दूसरी बात, जैसा मिश्र जी ने कहा, वहाँ पुलिस की बात आ जाती है कि पुलिस कई ऐसे पुलिसेतर कार्यों में जब उसकी इंटरेस्ट जग जाती है, आखिर दिवाली की दुकानों से उसका क्या लाभ है, या रात में सड़क पे जो पशु की गाड़ियां निकल रही हैं उसके लिए रात भर क्यों जग रहे हैं। तो जो पुलिसेतर कार्यों में जो अभिरुचि जग जाती है वह एक दूसरा पहलू है। लेकिन दोनों के बीच संभवतः जो विशेष आवश्यक चीज है वह यह कि हम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स इस बात को एक वार्षिक आयोजन या रात्रिक आयोजन की तरह न समझ के अनवरत करते रहें। और जैसा मदन मोहन जी ने कहा, मुझे लगता है कि जो इस चीज में नहीं पास हो पा रहा है या उस योग्य नहीं हो पा रहा है, उसको या तो हम बिल्कुल अलग करने की स्थिति में हो तो अलग करें, या उनके अनुरूप काम दे। चूंकि पुलिस में ही सब कुछ फील्ड ड्यूटी ही नहीं है। तमाम ऐसे जैसे CBCID है, अन्य ऐसे विभाग हैं जो फील्ड से इतर विभाग हैं। संभव है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, चूंकि आर्मी में आप 40 साल में रिटायर कर रहे हैं, पुलिस में 60 साल हमारी सेवा है। उसको 40 करने के कोई पक्ष में नहीं होगा, मैं भी नहीं हूँ ना आप हैं। तो अगर खुदा ना खास्ते कोई आदमी मोटा हो गया, बीमार हो गया, कोई परिस्थितियां आ गई, तो हमें ये देखना होगा फिर उसे फील्ड में न रखें। क्योंकि एक सज्जन को जो आप दिखा रहे हैं, जो भाग रहे हैं, और उनकी भाग की जो एक तरह से भाग दौड़ की जो भद्दगी है वो पूरे पुलिस विभाग को इंगित कर दे रही है। वहाँ गलती हमारी है कि हम उसे क्यों नहीं ऐसी जगह उनको रखते हैं जहाँ वो हमारी पूरी तस्वीर बन के न उभरे। हमारी तस्वीर वह बन के उभरे जो कुशल हैं, युवा हैं, और ऐसे हैं जिनको देख के कोई भी कहे कि हाँ यह पुलिस है। उस जगह इनको ऐसी जगह पर रखने की जरूरत है। जब आप आग से देख रहे थे कि उन्हें दौड़ने में दिक्कत आएगी, फिर भी दौड़वा के उनका एक तरह से हम फजीहत कराना या पूरे डिपार्टमेंट का फजीहत कराना, चूंकि चीजों को प्रेजेंट करना भी एक पहलू है, उस पहलू पर भी हमें ध्यान देना होगा। जी, एक कॉल हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं मोहम्मद शरीफ जी। मोहम्मद शरीफ जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप। जी, पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है जी मैडम जी। ये जो हमारे सामने बैठे हुए नेता की बहुत आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, चाहे मैं किसी पार्टी के नहीं कह रहा हूँ, जो भी नेता बैठते हैं चैनल पे आकर, ऐसा लगता है कि ये सीधा भगवान स्वरूप बैठे हुए हैं। ये जो कह रहे हैं बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर पुलिस की तरीके से कार्रवाई करे तो ये मंत्रिमंडल अपना कहाँ से बनाएंगे? ये कैबिनेट में बैठे हुए आधे गुंडे हैं। दूसरी बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है पुलिस भ्रष्ट है, सब कुछ है और पूरे ऑल इंडिया रिलीज है, ये तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनकी नियुक्तियों में नेता क्या घोटाला करते हैं, कभी इसको जानने की जरूरत है। अभी हमारे सामने IPS अमिताभ ठाकुर जी बैठे हैं जी। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्टेबल मुझे लग रहे हैं, ये मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन इनको बहुत देखता हूँ तो मेरे दिल में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है जी। अभी मैं अगर ये बैठे हूँ अपने ऑफिस में, इनसे बात करने के लिए चाहते हूँ, नहीं डरूंगा। और भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके
पास जाने से नहीं डरते हैं। लेकिन जो ये थाने के लेवल के अधिकारी होते हैं, इनकी जो हाफी ना चले तो क्या हो, इनके दिमाग में तो षड्यंत्र चलता रहता है कि किसका क्या करना है, किसको गाली बकना है। इनकी पुलिस, पूरे आप शरीर कहना की चाहते हैं ताकत पुलिस इनके अपनी दिमाग छवि खुद ही बिगाड़ रही है और इसके लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिरंजन जी आपके पास आएंगे। ये सारे अभी तक हमने जो चर्चा की है इसमें जो अभी तक बात निकल के आई है कि कहीं ना कहीं जो आज पुलिस के हालात है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही, इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार। एक स्टेटमेंट है मेरे पास, एक पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि यूपी में पुलिस वालों की फिटनेस चेक की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। प्रदेश में पुलिस वालों का जनरली फिजिकल टेस्ट कभी हुआ नहीं और ना ही इसकी कभी ज़रूरत पड़ी है हमें। जो इनको शुगर है या हाई बीपी है उनको उनके लिए अगर हम सबका एक ही पैमाना है तो उनको हम कैसे जांचेंगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगूंगा कि आज मैं भी उत्तर प्रदेश की तरह खांस रहा हूं, तो बीच बीच में अगर मुझे खांसी आ जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम सारे लोग, मैं बड़े धैर्य से सब लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग, जो एक दर्शक ने कहा, मैं उस दर्शक के साथ जाना चाहूँगा कि हम सारे लोग बेहद आदर्शवादी कर रहे हैं। लग रहा है कि हम लोगों को किसी विषय दे दिया गया, एक विषय दे दिया गया, उस पर हमको स्पीच देना है, हमको एक राजनीतिक भाषण देना है, अच्छी अच्छी आदर्शवादी बातें करनी है। मुझे लगता है कि हम सारे लोग चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। असली मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए। मैं तीखा बोलूँगा। देखिए, एक तो ये मेडिकल साइंस का मामला हो सकता है कि किसी की तोंद क्यों निकल जाती है, कोई मोटा क्यों हो जाता है, इस पर डॉक्टर लोग विचार करेंगे। लेकिन दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप देखते हैं बढ़ी हुई तोंद, ये मोटा थुलथुल शरीर, इसका सीधा सीधा संबंध पुलिस के भ्रष्ट आचरण से है। इसका सीधा सीधा संबंध पुलिस के भ्रष्ट आचरण से है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। एक बार मैंने बिहार के पूर्व डीजीपी, बड़े तेज तर्रार ऑफिसर रहे वो DN गौतम, उनसे मैंने पूछा कि पुलिस अफसरों की तोंद क्यों निकल जाती है गौतम साहब? क्या घूस खाने से तोंद निकल जाती है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने से तोंद निकल जाती है, पुलिस वालों की तोंद क्यों निकल जाती है? तो उन्होंने जोर का ठहाका लगाया और उन्होंने कहा कि जहाँ तक खाने पीने की चीज़ों का सवाल है, पुलिस वालों को कोई भी चीज़ खाने पीने से परहेज नहीं है। जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, घूस खाने से भी परहेज नहीं है, मांस मदिरा के सेवन से भी परहेज नहीं है, जो भी उनको मिल जाए वो सब कुछ खाते हैं, कोई परहेज नहीं है। देखिए, एक चीज तो यह है, इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से। आप पुलिस वालों की दिनचर्या देखिए, पुलिस वालों की कार्यशैली देखिए, पुलिस वालों का खान पान देखिए, पुलिस वालों का अनुशासनहीन जीवन आप देखिए। पुलिस वाले आपको किसी भी वक्त शराब के नशे में चूर आपको दिखाई देंगे। पुलिस वाले कहीं पर भी किसी भी अपराधी के साथ बैठकर आपको मुर्गे की टांगें तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। पुलिस वाले वो सारी चीजें खाते पीते हैं जो उनको नहीं खानी पीनी चाहिए। उसमें घूस से लेकर जो अखाद्य चीजें हैं, अखाद्य पदार्थ हैं, वो सारी चीजें शामिल हैं। तो आप देखिए कि उनकी तोंद क्यों नहीं फूलेगी, उनको बीमारियां क्यों नहीं होंगी, उनको उनका शरीर मोटा थुलथुल क्यों नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अब मैं मेडिकल साइंस की बात पे आना चाहता हूं। जहां तक मेरा ख्याल है, कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि ज्यादा काम करने से कोई मोटा हो जाता है। जी, काम नहीं करने से लोग मोटे हो जाते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, ज्यादा काम करके, ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा मशक्कत करके, ज्यादा मजदूरी करके, ज्यादा सक्रिय रहकर कोई आज तक मोटा नहीं हुआ है। आप निष्क्रिय हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, एक कुर्सी पर बैठे रहें, कुर्सी तोड़ते रहें, बैठकर जो है आप प्लेटों में तमाम चीजें खाते रहें, उल्टी पुल्टी चीजें, तो आप मोटे हो जाएंगे। तो मेडिकल साइंस के पहलू से भी देखिए तो ये लोग जो आपको बहुत मोटे और थुलथुल दिखाई दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे तेज तर्रार सक्रिय पुलिस वाले नहीं हैं, ये हमारे निकम्मे पुलिस वाले हैं। 2-4% में बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दूंगा कि हो सकता है कुदरत की किसी नाइंसाफी की वजह से, मेहरबानी कम होने की वजह से हो सकता है कि इनको कोई बीमारी हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो जिस पर इन बेचारों का नियंत्रण न रहा हो और इसलिए ये मोटे थुलथुल हो गए, तोंद इनकी निकल गई। वो 2-4% में बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं इनको जी। लेकिन 95% मैंने वही दो चीजें कही, एक निकम्मापन, कोई काम नहीं करना, बैठकर कुर्सियां तोड़ते रहना, बैठकर जो है ये देखते रहना कि
किससे कितनी वसूली की जाए, आज हमारा कलेक्शन कितना होना चाहिए, इस ठेले वाले रेहड़ी वाले को कैसे परेशान किया जाए, उस अपराधी का माथा चूमने से कितने पैसे मिलेंगे, फलाने अपराधी से साठगांठ करने से क्या मिलेगा, फलाने शराब के ठेकेदार से क्या मिल जाएगा, फलाने रोड के कॉन्ट्रैक्टर से क्या मिल जाएगा, फलाने ट्रक ऑपरेटर से क्या मिल जाएगा। तो जब आप इस कैलकुलेशन में लगे रहेंगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा और तोंद भर जाएगी। बात बहुत सीधी सी है। तो ये सारी चीजें देखिए इस पुलिस के अंदर है। मुझे नाराजगी है। मैं भी मानता हूं कि पुलिस वालों के, बहुतेरे पुलिस वालों के काम करने की परिस्थितियां बहुत ही गंदी हैं, बहुत ही गंदी पुलिस वाले हैं, बहुत गंदी परिस्थितियां हैं। मैं जानता हूं कि जो बैरकों में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं उनके रहने की परिस्थितियां इतनी खराब है, जेल में जितनी जगह एक कैदी को रहने के लिए मिलती है उससे कम जगह एक पुलिस वाले को उन तमाम बैरकों में मिल रही है जगह। मैं इस बात को जानता हूं और मैं इस बात को मानता हूं और इस बात के लिए मुझे पुलिस वालों से सहानुभूति भी है। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनके ड्यूटी के आवर लंबे हैं, जो लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद ये पुलिस का भ्रष्टाचार और निकम्मापन वो इस फिटनेस नहीं होने के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपका शोषण होगा तो आप दुबले हो जाएंगे, आप कुपोषित हो जाएंगे, आपकी काया सूख जाएगी, आपके बदन पर हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। अगर आपका ज्यादा शोषण होगा, आप ज्यादा काम करेंगे, आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा आपको, तो ये चीजें होती हैं। तो ये सारे मोटे ताजे लोग हैं, वो लोग नहीं है जो 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा में ये मोटे नहीं हुए हैं। अगर जनता की सेवा कर रहे होते तो ये दुबले होते। अमिताभ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये भी एक IPS ऑफिसर है, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये देखिए इनकी तोंद नहीं निकली, इनकी तोंद नहीं निकली। मैंने जिस DN गौतम का नाम लिया उस DN गौतम साहब की भी आज तक तोंद नहीं निकली। पूरे 40 साल की नौकरी करके रिटायर हो गए। इन्हीं की तरह अमिताभ ठाकुर की ही तरह दुबले पतले छरहरे जवान हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो 8वीं मंजिल पर मैंने उनका इंटरव्यू किया था और इत्तेफाक से उस दिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी और वो 8 मंजिल तक कूदते फांदते हुए, बिहार का पूर्व DGP कूदते फांदते हुए चढ़ गए 8वीं मंजिल तक 65 साल की उम्र में। तो ये पुलिस वाले होते हैं। ऐसे कई पुलिस वालों को मैं जानता हूं। यही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह, जिन्होंने पुलिस सुधारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। आप देखिए उनकी तोंद कहां निकली। अभी जो आपके आनंदलाल बनर्जी हैं, आप देखिए वो बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, दुबले पतले छरहरे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये निकम्मे और भ्रष्ट लोग हो सकते हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके अनफिट होने की वजह, इनके मोटे होने की वजह, इनके थुलथुल होने की वजह, इनके तोंदीले होने की वजह, इनका भ्रष्ट और निकम्मा होना एक बड़ी वजह हो सकती है। बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। जी चलिए, जो कुछ भी अभिरंजन जी ने कहा इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुक लेते हैं।